Hey everyone, welcome to GS of Civil Services Classes यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। सो फॉर 72nd BPSC प्रीलिम्स हमने NCERT सीरीज़ स्टार्ट की है, इन विच आई हैव स्टार्टेड द सब्जेक्ट जोग्राफ़ी फॉर यू। जोग्राफ़ी में आई हैव टोल्ड यू कि हमें क्लास 7 से क्लास 12 तक का करना है, एंड क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 इज़ ऑलरेडी अपलोडेड। आई होप यू हैव वॉच्ड इट। आज हम लोग क्लास 7 में ही चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। एंड फॉर द नोट्स एंड कौन सा मैंने NCERT फॉलो किया है, बिकॉज रिसेंट में भी कुछ चेंजेस हुए हैं NCERT में, तो वो मैंने PDF आपको शेयर कर दी है। तो कंटेंट एज सच सेम ही रहता है इन द न्यूअर वर्जन एज वेल, बस चैप्टर का जो डिफरेंसेस है, जो सेग्रीगेशन है वो रहता है, ठीक है। एंड जो नोट्स हैंड रिटन नोट्स था वो भी मैंने शेयर कर दिया है, तो इट इज़ शेयर ऑन द टेलीग्राम। तो वहाँ पे टेलीग्राम पे आप लोग देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो सेशन होगा दैट विल बी ऑन द चैप्टर 2। द चैप्टर 2 क्या है? इनसाइड आवर अर्थ, ठीक है। सो पहला चैप्टर वी हैव टॉक अबाउट द इन्वायरमेंट, एंड दूसरा चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अर्थ और उसका इनसाइड में क्या कंपोजिशन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें आप रॉक्स के भी बारे में जानेंगे। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप का ये चैप्टर है। इसी का एडवांस वर्जन आपको 9th क्लास में देखने को मिलेगा, एंड आपने पढ़ भी रखा होगा। जो लोग पहले से ज्योग्राफी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए तैयारी किए हैं, तो रॉक्स हो गया, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ हो गया, जो आप क्लास 11th में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए NCERT का जब हम क्लास वाइज लेके चलते हैं, तो क्लास वाइज में क्या होता है ना, जो 6 है, 6 का जो कंटेंट है वो 8 में रिपीट होता है, 7 का जो कंटेंट है वो 9th में रिपीट होगा, 9th का जो कंटेंट है वो 10th में जाएगा, एंड 10th का जो कंटेंट है वो 12th में जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप इसको स्किप कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्लास 7 से इसलिए लेके चल रही हूँ बिकॉज मेनी बिगनर्स आर वॉचिंग ऑल्सो दिस। तो मैं चाहती तो स्टार्ट कर लेती, 9 से ही स्टार्ट कर लेती या 8 से स्टार्ट करती, बट मैंने सोचा कि नहीं, बहुत बिगनर्स भी हैं जो ये क्लासेस देख रहे हैं, सो इसीलिए आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द क्लास 7। एंड मैंने बोला ना, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आप लोग को बोला था कि एवरी चैप्टर ऑफ दिस स्पेसिफिक क्लास 7 आप इसको 10 से 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम जो बिल्कुल बिगनर है वो 30 मिनट में इसको ख़त्म कर देंगे। बहुत ही ईजी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो वी आर गोइंग टू कवर दिस इन अ वेरी लेस टाइम टुडे, ऑलराइट। तो चलिए हम इसको आज स्टार्ट करते हैं। एंड जो NCERT साइंस के लिए लोग बोल रहे हैं, तो NCERT साइंस की क्लास ऑलरेडी चल रही है संकल्प बैच में, ठीक है। तो क्लास 7 से लेके क्लास 9 तक कंप्लीट हो चुका है। क्लास 10th विल बी स्टार्टेड इन द कमिंग डेज, एंड जिनको शुरुआत से ही करना है तो संकल्प 2.0 12 मई से स्टार्ट होने वाला है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। उसमें और भी जो ज्योग्राफी के भी NCERTs हो गए एंड द साइंस के भी NCERT, वो सब उसमें ही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको प्रॉपर मिलेगा। वहाँ पे वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग द कंपाइल्ड नोट्स, जो कि एक फैक्चुअल नोट्स होगा आपके लिए फॉर द एवरी NCERT। फॉर एग्जांपल मैंने ज्योग्राफी और साइंस के लिए बोला आपको NCERT फॉलो करने के लिए, तो हर क्लास के लिए हमने एक कंपाइल्ड नोट्स बना दिया है फॉर द क्विक रिवीजन, ठीक है। मैं उसका सैम्पल भी आज शेयर करूँगी टेलीग्राम पर, आप उसको देख सकते हैं, ऑलराइट। तो संकल्प बैच 12 मई से स्टार्ट हो रहा है, इन विच द NCERT साइंस क्लासेज विल बी टेकन एंड उसमें अभी जो संकल्प चल रहा है उसमें ऑलरेडी कवर हो रहा है, एंड फॉर द क्लास 11th एंड 12th आई विल बी टेकिंग द लेक्चर्स, ऑलराइट। चलिए, तो चैप्टर नंबर 2 है इनसाइड आवर अर्थ। तो चैप्टर को देख के क्या समझ में आ रहा है कि अर्थ जो हमारा प्लैनेट है उसके अंदर का कॉम्पोजिशन क्या है, वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था कि NCERT में आपको स्टोरीज़ मिलेगी, साइड में नोट्स मिलेगा, साइड में ग्रोसरीज मिलेगी, उन सब पे हमें ध्यान देना है। स्टोरीज़ वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो। चलो, तो अब यहाँ पे देखो, अर्थ आवर होमलैंड इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड द आउटसाइड। हैव यू एवर वंडर व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड व्हाट इज़ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ। सो इट गिव अ वेरी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कि व्हाट वी आर गोइंग टू सी दिस इन द चैप्टर, कि हमारा अर्थ जो है वो अंदर में किस चीज़ का बना हुआ है, एंड ऑब्वियसली जो अर्थ है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस कैरी ऑन है ऑन द सर्फेस इटसेल्फ एंड ऑल्सो ऑन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द इटसेल्फ। तो उस प्रोसेसेस के थ्रू अलग अलग चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे द इंटीरियर ऑफ द अर्थ।
ठीक है। तो जो प्लैनेट है हमारा अर्थ एलिप्टिकल शेप का है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट लेयर्स हैं, उसी लेयर के का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये जो लेयरिंग है अर्थ का और उसकी पार्ट के अंदर के पार्ट को के कंपोजिशंस को हम लोग पढ़ेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे जो ऊपर वाला लेयर है, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था जब हमने नेचुरल इन्वायरमेंट के डोमेन को पढ़ा था। उसमें आपने एक टर्म पढ़ा था लिथोस्फीयर। उस लिथोस्फीयर में लिखा हुआ था द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज द लिथोस्फीयर। तो सबसे ऊपर वाली जो परत होती है अर्थ की, उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड देखिए फिर उसके बाद लिथोस्फीयर लिखा हुआ, तो सबसे जो ऊपर वाली पार्ट होगी वो क्रस्ट है, एंड उसी को हम लोग लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। जब आप आगे वाली क्लास में देखोगे ना, फॉर एग्जांपल क्लास 9 में भी देखोगे, तो आपको पता चलेगा क्रस्ट एंड लिथोस्फीयर अलग है। बट इन द लाइक द बिगिनर क्लासेस आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्रस्ट और लिथोस्फीयर एक ही है, बट देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। अभी के लिए आप ये रखो कि क्रस्ट और लिथोस्फीयर एक ही है, एंड दैट वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर 1 ऑफ द क्लास 7 ज्योग्राफी। एंड देन इसके नीचे क्या आता है, इसके नीचे आता है मेंटल। तो पहला लेयर हमारा हो गया क्रस्ट, दूसरा लेयर हो गया हमारा मेंटल, एंड द तीसरा लेयर आपका हो गया इनर कोर। अब इसी कोर को डिवाइड कर दिया गया है आउटर कोर एंड द इनर कोर, ठीक है। इसमें और भी लेयर्स आते हैं, जब हम क्लास 11 की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको इसमें मल्टीपल लेयर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोर एंड मेंटल बाउंड्री। ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रखती है, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द वेव्स जो अर्थ के अंदर बहती है, अर्थ के अंदर चलती है, वो होती है पी वेव, एक्स वेव। तो वो वेव्स की वेरिएशन को समझने के लिए ये लेयर्स का वेरिएशन हमें जानना ज़रूरी है। तो अभी के लिए आप बस इतना ध्यान में रखो कि देयर आर 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। कोर को भी डिवाइड कर दिया है इनर कोर एंड द आउटर कोर। इनर कोर मतलब सबसे सेंटर वाला पार्ट, एंड उसके ऊपर की जो परत है उसको हम लोग आउटर कोर बोलेंगे। और क्रस्ट और मेंटल जहाँ पे चेंज हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कोर एंड मेंटल बाउंड्री। उसके ऊपर मेंटल हो जाएगा, एंड फिर उसके बाद हो जाएगा आपका क्रस्ट, जिसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। अब यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज़ नोन एज क्रस्ट। तो क्रस्ट क्या होता है, जो सबसे ऊपरी परत होती है अर्थ की, सबसे फर्स्ट लेयर है जो अर्थ का, उसको हम लोग क्रस्ट बोलेंगे। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ द ऑल लेयर। सारी जो लेयर्स है उसमें सबसे पतली लेयर क्रस्ट ही है, ठीक है। एंड ये जो क्रस्ट है, इसकी जो लेयर है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। इसकी लेयर यूनिफॉर्म नहीं है। देखिए जो भी क्रस्ट है वो 2 टाइप का है। एक तो आपका क्रस्ट है आपका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो लैंड है हमारी, एंड दूसरा जो क्रस्ट है आपका वो है ओशनिक क्रस्ट, जिसके ऊपर पानी है। तो ये वाली जो क्रस्ट है इसके ऊपर तो इतना पानी है, ये वाली क्रस्ट की जो थिकनेस है और ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी थिकनेस है, दोनों में वेरिएशन है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा थिक है, इट इज़ मोर थिकर दैन द ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स, ठीक है। ओशन फ्लोर किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल आप अगर इंडिया का मैप बनाओ, ठीक है, ये इंडिया का मैप है, तो अगर ये बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, तो ये जो पार्ट है दिस इंटायर मेन लैंड ऑफ इंडिया, ये हो गया आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। एंड इधर का जो प्लेट है, इधर का, बिकॉज एवरी कॉन्टिनेंट इज़ मेड ऑफ स्पेसिफिक प्लेट्स, ये भी आप पढ़ोगे। तो वो जो प्लेट्स हैं जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटल प्लेट्स बोलते हैं और द अर्थ प्लेट बोलते हैं, ओशनिक प्लेट बोलते हैं, वो ये प्लेट है। तो ये वाला जो पार्ट है ये हो गया कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये हो गया मेरा ओशनिक प्लेट, अरेबियन प्लेट, ठीक है। तो ये वाली जो पार्ट की अरेबियन प्लेट की जो विड्थ है वो कम है, 5 किलोमीटर्स के अराउंड है, और ये वाली जो मेन लैंड है उसकी जो पार्ट है वो हमारी 35 किलोमीटर्स के अराउंड है, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसका थिकनेस ज़्यादा है, वो है 35 किलोमीटर, एंड जो ओशनिक क्रस्ट है उसका थिकनेस है ओनली 5 किलोमीटर, ठीक है। सो द फर्स्ट लेयर इज़ दिस। अब हम लोग इसका कॉम्पोजिशन देखें कि अगर अर्थ किस चीज़ का बना है। देखिए जो अर्थ है, क्रस्ट है, उसको आप क्या बोलोगे? उसको रॉक बोलोगे ना। रॉक क्या है? मान लो आप मतलब आप अर्थ के सरफेस को खुरेद रहे हो और वो पत्थर निकल रहा है, उसको आप क्या बोलते हो? दैट इज़ रॉक।
अब वो रॉक किसी चीज़ का तो बना होगा, उसमें जो भी कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन हमें देखने को मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ मिनरल। ठीक है, द केमिकल कंपोजिशन दैट वी फाउंड इन अ रॉक दैट इज़ मिनरल एंड द रॉक इज़ द पार्ट ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इटसेल्फ। ठीक है, तो ऑब्वियसली द क्रस्ट किस चीज़ का बना है, मिनरल्स। तो अगर उसके मिनरल्स कंपोजिशन को हम लोग देखें तो क्रस्ट बना हुआ है सिलिका एंड एल्यूमिनिया का। तो ये कॉन्टिनेंटल जो मास है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, वो सिलिका और एल्यूमिनिया का बना हुआ है। इसी को साथ में अगर हम लिखते हैं तो इसको सियाल बोलते हैं। सी मतलब सिलिका, एल मतलब एल्यूमिनिया। ठीक है, और जो ओशनिक क्रस्ट है जो सिर्फ 5 किलोमीटर ही वाइड है, वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है और इसको हम लोग सीमा बोलते हैं। सीमा सी सिलिका, मा मैग्नीशियम। तो जो सियाल है वो लाइटर है सीमा से, सियाल जो है वो लाइटर है सीमा से, मैग्नीशियम की वजह से उसका वेट बढ़ जाता है। तो जब भी अगर ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एक दूसरे से टकराते हैं तो ओशनिक क्रस्ट जो है वो सबडक्ट हो जाता है, वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर दब जाता है, उसको बोलते हैं सबडक्शन। और इसको बोलते हैं ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट बाउंड्री। इसमें नहीं है, आई एम सेइंग कि ये सबको आपको पढ़ना है। तो ये सारे जो बेसिक नॉलेज है आपको उस टाइम समझ काम में आएंगे। तो आपको सारे क्लासेस को पढ़ के रखना है, सारे क्लासेस के रिवीजन करके रखना है, तब जाके वो वाला कंसेप्ट समझ में आएगा। अभी आप ध्यान दो कि जो हमारा क्रस्ट है दो टाइप के हैं, कॉन्टिनेंटल हो गया, ओशनिक हो गया। कॉन्टिनेंटल जो है वो सियाल से बना होता है और ओशनिक क्रस्ट जो है वो सीमा से बना होता है। सीमा हेवी होता है सियाल से, इसीलिए जब दोनों आपस में टकराते हैं, आपस में आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट। और जब टकराते हैं तो जो सीमा है वो सियाल के अंदर चला जाता है, दैट इज़ ओशनिक क्रस्ट जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर सबडक्ट हो जाता है और वहाँ पे सबडक्शन जोन बन जाता है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट वाले लेयर पे आते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रस्ट समझ में आ गया। द लिथोस्फीयर पार्ट, द लैंड पार्ट एंड द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज द क्रस्ट। इट इज़ ऑफ 2 टाइप, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द ओशनिक क्रस्ट। उसका हाइट भी वैरी करता है 35 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। एंड देन उसके बाद क्या कॉम्पोजिशन है, मिनरल कॉम्पोजिशन, तो सियाल और सीमा इज़ हेवियर देन द सियाल। ठीक है, इसके आगे जब हम लोग रॉक्स पढ़ेंगे देन आई विल लेट यू नो कि इस सियाल और सीमा के एक्चुअली इनका नेम्स क्या क्या है। चलो अब जो नेक्स्ट लेयर है वो है मेंटल। तो मेंटल क्या है, मेंटल इज़ द नेक्स्ट लेयर दैट लाइज बीनीथ द क्रस्ट एंड इट एक्सटेंड अप टू 2900 किलोमीटर तक। ये चौड़ाई है इसकी, 2900 किलोमीटर तक ये जाती है। ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइज बिलो द क्रस्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप एक देख लो, जो मैं बोलती हूँ एक साइड में एनसीईआरटी में नोट्स दिया रहता है। तो इस नोट्स में एक है कि जो अर्थ के अंदर हम लोग कितने दूर तक जा सकते हैं, हाउ मच डेप्थ वी हैव कवर टिल नाउ। तो अभी तक डीपेस्ट माइन जो है वर्ल्ड का वो है साउथ अफ्रीका में एंड इट इज़ ओनली अबाउट 4 किलोमीटर डीप्स। हम लोग ओशनिक क्रस्ट को भी कम्प्लीटली कवर नहीं कर पाए, ओनली 4 किलोमीटर तक। ओशनिक क्रस्ट तो 5 किलोमीटर है ना, 4 किलोमीटर है एंड 4 किलोमीटर भी पूरा टोटल नहीं है, 3.667 ऐसे करके है। ठीक है, तो 4 किलोमीटर ही डीप है। और इसको किस लिए बनाया गया था, इसको बनाया गया था इन द सर्च ऑफ ऑयल, इन द सर्च ऑफ पेट्रोल, इन द सर्च ऑफ नेचुरल गैसेज। व्हाट आर दीज? दीज आर द मिनरल्स, दीज आर द फॉसिल मिनरल्स। ठीक है, तो वी इंजीनियर हैव डग ए होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप एंड टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नियरली इम्पॉसिबल, यू हैव टू डिग ए होल ऑफ द 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशन फ्लोर। अभी हम लोग 4 ही किलोमीटर तक जा चुके हैं, अगर पूरे सेंटर में आपको पहुंचना है तो 6000 किलोमीटर तक जाना होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल इटसेल्फ। डग करना ही पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इन्वॉल्वमेंट दैट हैपन्स इन द मेंटल और द कोर, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द ह्यूमन टू रीच देयर। ठीक है, एंड इस मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि इस माइन का क्या नाम है, दिस इज़ नोन एज द पोनेंग गोल्ड माइन। पोनेंग, एम इसमें साइलेंट है, पोनेंग गोल्ड माइन। और ये कहाँ पे है, ये साउथ अफ्रीका में है, वहाँ पे गौतंग प्रोविंस है, वहाँ पे ये बना हुआ है ये माइन। ठीक है, चलो तो ये कुछ नोट था, आप इसको साइड में लिख लेना। अब मेंटल के बाद क्या आता है, मेंटल के बाद आता है कि आपका आता है इनर मोस्ट लेयर, वो कोर होता है।
ठीक है। तो कोर का जो रेडियस है वो 3500 किलोमीटर है। डायमीटर क्या होगा 2 इंटू रेडियस। तो कोर का जो रेडियस है 3500 किलोमीटर है। अगर इसका वाइडनेस हम लोग देखें मेंटल का तो 2900 किलोमीटर है। एंड इट इज़ मेनली मेड ऑफ द निकल एंड आयरन एंड विच इज़ नोन एज नाइफ। नाइफ क्या है, निकल एंड द फेरस। आयरन को क्या बोलते हैं, केमिकल नेम उसका क्या है, फेरिक, तो फेरस। एंड द सेंट्रल कोर हैज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड द प्रेशर। ठीक है, जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे वैसे वैसे जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर एज वेल द टेम्परेचर गॉट हाई। एंड जो भी वहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं वो हमेशा मोल्टन स्टेट में ही पाए जाएंगे, वो सॉलिड स्टेट में रह ही नहीं पाते बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर एंड द टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर ओवरऑल कंपोजिशन हम लोग देखें तो वी हैव सीन द क्रस्ट, वी हैव सीन उसके नीचे जस्ट मेंटल एंड वी हैव सीन द कोर। अब इसी में दो आता है, इनर एंड द आउटर कोर। यहाँ पे कोर मेंटल बाउंड्री हो गया। एंड द क्रस्ट के दो टाइप्स आते हैं, कॉन्टिनेंटल ओशनिक एंड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब यहाँ पे एक कॉम्पोजिशन नोट में देख लो, जो क्रस्ट है अगर पूरे अर्थ का सिर्फ 1% वॉल्यूम को कवर करता है, ओनली 1%। मेंटल जो है वो 84% वॉल्यूम को कंसिडर ये करता है। तो सबसे बड़ा जो पार्ट है अर्थ का वॉल्यूम वाइज तो 84% कवर करता है मेंटल। एंड जो कोर है वो सिर्फ 15% ही करता है। अगर हम टोटल रेडियस देखें अर्थ की वो 6371 किलोमीटर है। डायमीटर निकालना है 2 इंटू 6371 किलोमीटर डायमीटर निकल जाएगा। तो ये नोट है जिसको आपको अलग से जॉट डाउन करके रख लेना चाहिए बिकॉज दिस इज प्योरली द फैक्चुअल नॉलेज विच कैन बी आस्क्ड। ठीक है, तो क्लैरिटी हुई कि व्हाट इज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर क्या क्या है, तो क्रस्ट है, मेंटल है एंड द कोर है। एंड उसका भी केमिकल कंपोजिशन क्या है, क्या उसकी विड्थ है, कितना चौड़ा है, क्या रेडियस है, वी हैव लर्न अबाउट इट। ठीक है, ऑलराइट। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, द नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द रॉक्स एंड मिनरल। रॉक्स एंड मिनरल। अभी हमने रॉक के बारे में बात क्या की, मैंने आपको बोला ना कि आप अर्थ के क्रस्ट को खुरेदोगे तो आपको पत्थर मिलेगा। वो पत्थर बेसिकली क्या है, दैट इज़ रॉक। तो रॉक के बारे में क्या बोला गया है, इट इज़ द नेचुरल मास ऑफ द मिनरल मैटर्स दैट मेकअप्स द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। ठीक है, नेचुरल सब्सटेंस जो कि एक मिनरल कंपोजिशन से बना होता है एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट ऑब्वियसली, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रॉक। ठीक है, एंड अगर मैं बोलूँ कि मिनरल क्या है, व्हाट इज़ मिनरल, तो मिनरल इज़ नथिंग बट द केमिकल्स दैट इज़ फाउंड इन द रॉक्स, उसको हम लोग मिनरल बोलेंगे। इनऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंस जिसका डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होगा उसको हम लोग मिनरल्स बोलेंगे, जो कि हमें रॉक्स में देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, उसी तरह मिनरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द रॉक। मिनरल्स के थ्रू ही रॉक्स का डिफाइन होता है केमिकल कंपोजिशन एंड रॉक्स के सिग्निफिकेंस भी मिनरल ही डिसाइड करती है। चलो, अब इसी में रॉक्स तो है, अब रॉक्स भी आपको 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे मोटे मोटे तौर पे उसको कैटेगराइज करें तो 3 प्रकार के जो रॉक्स है वो हैं इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड द मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो ये जो डिफ्रेंशिएशन है इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रोसेस कि ये लोग बनते कैसे हैं, ये रॉक्स बनते कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये डिफ्रेंशिएशन दिया गया है, उसके बेस पे ये डिफ्रेंशिएशन किया गया है कि इग्नियस रॉक बनता कैसे है, सेडिमेंट्री रॉक बनता कैसे है एंड द मेटामॉर्फिक रॉक बनता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इग्नियस रॉक। यहाँ पे थोड़ा सा नोट पढ़ लो कि लैटिन वर्ड है इग्नियस, इग्निस मतलब फायर, ये ध्यान में रखना, फायर, उसी से पता चल जाएगा कि उसका प्रोसेस क्या है बनने का। सेडिमेंट्री रॉक है, लैटिन वर्ड है सेडिमेंटम मीन्स सेटल डाउन, एंड मेटामॉर्फिक है, मेटामॉर्फोस मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म। तो इसके नाम में ही इसका प्रोसेस भी छुपा हुआ है बनने का, कि सब रॉक्स बनते कैसे, ओरिजिन में आते कैसे। तो पहला हम लोग देखते हैं इग्नियस रॉक। तो व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड, रॉक्स दस फॉर्म्स आर द इग्नियस रॉक। ठीक है, ये पढ़ के आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा। अब देखो, जो क्रस्ट है वो खुद तो नहीं बना ना, जो क्रस्ट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं दैट इज़ द पार्ट ऑफ, मतलब रॉक्स आर मेड फ्रॉम द क्रस्ट, तो वो खुद तो नहीं बना, उसके ऊपर एक लेयर बना। तो जैसे मैंने यहाँ पे सबडक्शन की बात की ना कि कॉन्टिनेंट एक दूसरे में टकराया, ओशनिक वाला जो पार्ट है वो नीचे चला गया कॉन्टिनेंट के,
तो जब नीचे जाएगा तो नीचे क्या है, अर्थ के इंटीरियर में क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर है ना, बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर है। तो उस वजह से जो भी वोल्केनिक इरप्शन होते हैं अर्थ के अंदर वो सरफेस तक आते हैं बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, और वोल्केनोज बनते हैं। उस वोल्केनोज मतलब वो होल बन जाता है अर्थ के सरफेस पे, एंड उस वोल्केनोज से मैग्मास निकलते हैं। ठीक है, उसी मैग्मा के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, तो जो अर्थ के अंदर का जो मटेरियल है जिसको मैग्मा लावा बोलते हैं हम लोग, वो अगर जब बाहर निकलता है तो ऑब्वियसली जब वो बाहर निकलेगा तो बाहर का एटमॉस्फेयर इतना गर्म नहीं है ना, उस टेम्परेचर को अडेप्ट करके वो फिर सॉलिडिफाई हो जाएगा, कूल हो जाएगा, एंड जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है वो इग्नियस रॉक का रूप ले लेता है, तो उसको हम लोग इग्नियस रॉक बोलते हैं। क्लियर है? अब यही इग्नियस रॉक दो टाइप का हो सकता है, इसको हम लोग प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं बिकॉज जो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक है वो इग्नियस रॉक से ही बनता है। हमारे पास रॉक्स कहाँ से आए? आसमान से तो नहीं टपका, ये हमारे अर्थ के इंटीरियर से आए, एंड उसी में चेंजेस अगर होगा तो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा। दैट्स वाई इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपको दो टाइप के हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक। अब इंट्रूसिव क्या है एंड एक्सट्रूसिव क्या है ये आप समझो। मान लो कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे वोल्केनो इरप्ट हो रहा है, ये जो लावा है ये अंदर से फ्लो कर रहा है, एंड फिर यहाँ से ये फ्लो कर रहा है और यहाँ पे ये सॉलिडिफाई होते जा रहा है, तो एक वोल्केनो का ये स्ट्रक्चर ले रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये फ्लो कर रहा है अंदर, ये बहुत अंदर से आता है, लाइक द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब एकदम अंदर से मेंटल और कोर के बीच से ही ये निकलता है। तो यहाँ से ये जब लावा निकल रहा है तो हो सकता है कि ये सरफेस है, मैं सरफेस का ये कर देती हूँ सेग्रीगेशन, ये सरफेस है हमारा, ये अर्थ क्रस्ट है, और यहीं पे ये ओपनिंग है जहाँ से लावा फ्लो आउट हो रहा है। हो सकता है कि कुछ ऐसे लावाज हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, उनकी वेलोसिटी और वो प्रेशर बहुत कम हो गया, उस वेलोसिटी से वो बाहर नहीं आ पाए, तो यहाँ पे ही कुछ लावाज जो हैं वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं। तो ये वाले जो पार्ट हैं लावा के जो यहाँ सॉलिडिफाई हो जाते हैं, ये जो इग्नियस रॉक है उसको हम लोग इंट्रूसिव बोलते हैं। एंड यही लावा जो है अगर बाहर आके सॉलिडिफाई होता है तो उसको हम लोग एक्सट्रूसिव बोलते हैं। बस यही डिफरेंस है कि कहाँ पे जाके सॉलिडिफाई हो रहा है, कूल हो रहा है, उस पर हमने इसको कैटेगराइज कर दिया इंट्रूसिव एंड द एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है, अब कैटेगराइज किया है तो ऑब्वियसली कुछ डिफरेंस होगा, तभी तो कैटेगराइज किया है। आगे हम लोग देखते हैं। तो कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोस? आपने सुना ही होगा, न्यूज़ में देखा ही होगा, एंड वीडियोस भी देखे होंगे कि लावा किस तरीके से वोल्केनो से निकलता है। लावा इज एक्चुअली द फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस, जो मैं बता चुकी हूँ आपको। व्हेन दिस मोल्टन लावा कम ऑन द अर्थ सरफेस इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड। और ऑब्वियसली यहाँ का जो टेम्परेचर T1 ले लो, यहाँ का टेम्परेचर T2 ले लो। ठीक है, ये अर्थ के नीचे का T1 है, अर्थ के ऊपर का T2 है। अर्थ के टेम्परेचर मतलब नीचे का जो टेम्परेचर है वो बहुत बहुत हाई होगा T2 से। तो यहाँ पे जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है वो जल्दी कूल होगा, और जल्दी कूल होकर सॉलिडिफाई होगा। एंड यहाँ का जो T1 का टेम्परेचर तो हाई है, तो इसको कूल होने में उतना कम टाइम नहीं लगेगा, ये टाइम लेगा, एंड ये धीरे धीरे सॉलिडिफाई होगा। ठीक है, स्लोली सॉलिडिफाई होगा। तो इस सॉलिडिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो तेज और धीमी गति के डिफरेंस से इनके जो फीचर्स है उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इनका डिफरेंट हो जाता है इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव का। बस वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि रॉक्स जो कि अर्थ सरफेस पे बाहर आ गए हैं ऑब्वियसली वो रैपिडली कूल्ड हो जाएंगे और सॉलिड बन जाएंगे, और रॉक फॉर्म इन सच ए वे ऑन द क्रस्ट आर नोन एज द एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एंड ऑब्वियसली मान लो कि ये मोल्टेन मैग्माज हैं, ये जल्दी सॉलिडिफाई हो गए। तो जल्दी सॉलिडिफाई हो गए हैं तो इनके जो ग्रेन्स हैं, जो छोटे छोटे पार्ट हैं वो बहुत छोटे छोटे होंगे। तो फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है बसाल्ट। एक एग्जाम्पल है बसाल्ट।
ठीक है। एंड जो डेक्कन प्लेट्यू है हमारा वो बसाल्ट रॉक का ही बना हुआ है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे ग्रेन, मतलब आप अपने हाथ में लोगे ना, उसको जोर से दबाओगे, प्रेशर लगाओगे ना, तो वो टूट जाएगा। इस तरीके के रॉक्स रहते हैं ये। अगर वही रॉक अगर डीप इनसाइड अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं तो वहाँ पे धीरे धीरे बन रहा है। तो जब धीरे धीरे को सॉलिडिफाई हो रहा है तो वो अपने अंदर भी केमिकल कंपोजिशन कर ले रहा है, तो उसका जो पार्टिकल्स है वो कोर्स होता है, थोड़ा बड़ा होता है और हार्ड होता है, ठीक है। तो रॉक, सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म आर नोन एज द इंट्रूसिव igneous rock. They cool down slowly and they form the large grain. And the granite is example of such rock. Grinding stone used to prepare paste and the powder of the spices and the grains are made of granite. ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल आपको मिल गया इंट्रूसिव igneous rock का ग्रेनाइट, एंड एक्सट्रूसिव igneous rock का आपको मिल गया बसाल्ट। एंड कैरेक्टरिस्टिक भी आपको पता चले कि वो छोटे पार्टिकल्स क्यों रहते हैं बसाल्ट में, एक्सट्रूसिव में, बिकॉज वो जल्दी सॉलिडिफाई होते हैं। बट अगर वो विथ इन द बिलो द अर्थ सरफेस सॉलिडिफाई होते हैं तो बड़े ग्रेन्स में उनका केमिकल कंपोजिशन बन जाता है, एंड जो फाइनली वो सॉलिडिफाई होते हैं तो उनके जो ग्रेन पार्टिकल हैं वो कोर्स और बड़े होते हैं, हार्ड होते हैं। उसको हम लोग इंट्रूसिव igneous रॉक बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रॉक है हमारा वो है सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री से आपको क्या पता चलता है, सेडिमेंट्स, ठीक है। सेडिमेंट्स क्या है, द डिफरेंट जो रॉक्स बने हैं आपके igneous रॉक, अगर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, रॉक्स के फ्रैगमेंट हो जाए, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, तो ये अगर टूट जाए तो उसको हम लोग सेडिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो रॉक्स रोल डाउन, क्रैक, हिट ईच अदर, आर ब्रोकन इनटू द स्मॉल फ्रैगमेंट्स एंड दिस स्मॉल पार्टिकल्स आर नोन एज सेडिमेंट्स। अब यही सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं विंड से, वाटर से, और यही लूज सेडिमेंट आपस में कंप्रेस होके, हार्ड होके एक लेयर ऑफ रॉक्स बनाते हैं, और उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये ट्रांसपोर्ट होते हैं विंड से एंड वाटर से, तो ये अपने साथ प्लांट एंड एनिमल को भी लेते जाते हैं। तो इन रॉक्स में आपको प्लांट, एनिमल्स भी कंप्रेस्ड और हार्डन होते दिखेंगे, और इसी प्लांट्स एंड एनिमल क्या है, द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल ट्रैप इन द लेयर ऑफ द रॉक्स आर नोन एज फॉसिल्स, एंड द फॉसिल्स आर द सोर्सेज ऑफ आवर एनर्जी सिक्योरिटी, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो ये पेट्रोलियम, नेचुरल गैस कहाँ से मिलेंगे, बिकॉज सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स पाए जाते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक से ही पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आपको मिलेगा, वहीं से एक्सट्रैक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको लिंक करना है, आपको ये डायरेक्ट नहीं दिया होगा, लेकिन आपको ये कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको फॉसिल्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सैंड स्टोन, सैंड्स के ग्रेन से बना है, तब जब सैंड एक जगह कंप्रेस और हार्ड हो जाते हैं इन द डिफरेंट सिचुएशन, तब उससे सैंड स्टोन बनता है। इट ऑल्सो कंटेन द फॉसिल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड अपॉन देम, ठीक है। तो igneous और, ठीक है, तो ये होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, जब igneous रॉक या जो आगे का रॉक हम लोग पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक, वो टूट के फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, पार्टिकल्स बन जाता है, एंड इधर उधर मूव करता है थ्रू द फोर्सेस ऑफ विंड और वाटर। तो उसके साथ साथ वो एनिमल, प्लांट एंड जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको भी अपने साथ सब्स्यूम कर लेता है, कंप्रेस हो जाता है, हार्ड हो जाता है, उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। एंड सेडिमेंट्री रॉक ही ऐसा रॉक है जिसमें हमें फॉसिल्स मिलता है। क्लैरिटी है? चलो अब जो थर्ड रॉक पे आते हैं तो वो होता है मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, यहाँ पे आप इसके मीनिंग में क्या पढ़ा, चेंज ऑफ फॉर्म, ठीक है। जो रॉक पहले से बना है उसके फॉर्मेशन में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, नॉट इन द फिजिकल एक्सपेक्ट बट इन द केमिकल एक्सपेक्ट, ठीक है। कैसे चेंज हुआ है, टेम्परेचर और प्रेशर के फैक्टर्स की वजह से चेंज हुआ है। तो igneous और सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर द ग्रेट हीट एंड द प्रेशर। फॉर एग्जांपल जो क्ले है वो स्लेट में चेंज हो गया, लाइम स्टोन है वो मार्बल में चेंज हो गया। क्ले क्या है, सेडिमेंट्री है ना, क्ले कैसा होता है देखा है ना आपने, वो कन्वर्ट हुआ स्लेट में,
तो अंडर द डिफरेंट हीट एंड टेम्परेचर के कंडीशन में जो क्ले है स्लेट में चेंज हो गया। लाइम स्टोन इज ऑल्सो अ सेडिमेंट्री रॉक, वो किस में चेंज हो गया, वो आपका मार्बल में चेंज हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली द रॉक्स है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए। द बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेज जो भी आप देखते हो सब रॉक्स के ही बने हुए हैं। ठीक है, तो रॉक्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एनी इकोनॉमी। ठीक है, तो हमने 3 टाइप ऑफ रॉक्स पढ़े, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड द सेडिमेंट्री रॉक। अब यही रॉक आपस में एक दूसरे के साथ चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो रेड फोर्ट है वो रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है। सैंड स्टोन क्या है आपका, हमने यहाँ पे देखा सैंड स्टोन आपका सेडिमेंट्री रॉक है। एंड द मार्बल क्या है आपका, ताजमहल मार्बल से बना हुआ है, तो ये क्या है आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, अब यही रॉक एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग रॉक साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जब पढ़ोगे कि वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस इनटू अनदर टाइप अंडर द सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर, सो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। अब यहाँ पे ये रॉक साइकिल दिया हुआ है। ठीक है, तो मैग्मा से ऑब्वियसली क्या बनेगा, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक अगर टूट जाएगा सेडिमेंट्स बन जाएगा, एंड सेडिमेंट से फिर सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। बट इग्नियस रॉक में मेटामॉर्फिज्म हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल इग्नियस रॉक अंडर ग्रेट लाइक हीट एंड प्रेशर में उसको रखा जाए तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप ले लो जो ग्रेनाइट है वो हमने पढ़ा इग्नियस रॉक है, बट अगर वो अंडर हीट एंड प्रेशर में वो किस में चेंज होता है, नीस में चेंज हो जाता है। ठीक है, बसाल्ट हमने देखा इग्नियस रॉक है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, ये किस में चेंज हो जाता है, सिस्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको मिलेंगे कि इग्नियस रॉक भी डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। एंड जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो भी तो टूट के सेडिमेंट्स बन सकता है ना, अंडर द डिफरेंट कंडीशन की वो फ्रैगमेंट हो गया, पार्टिकल बन गया, तो वो भी सेडिमेंट बन सकता है। सेडिमेंट्स फिर सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है, और सेडिमेंट्री रॉक भी सेडिमेंट फिर बन जाएगा, फिर उसमें फिर वो कंबाइन होकर फिर से वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका द रॉक साइकिल कि एक रॉक दूसरे रॉक में कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि मेटामॉर्फिक रॉक कन्वर्ट होकर इग्नियस नहीं बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक कन्वर्ट होकर इग्नियस नहीं बनेगा, बिकॉज जो इग्नियस रॉक है वो हमेशा मैग्मा से बनता है। ठीक है, ऑलराइट। एंड यहाँ पे आप एक और एरो देखोगे, लेट मी क्लीन इट फर्स्ट, तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा। आई होप आपको ये एरो पता चल गया ये कैसे है, ये वाला भी पता चल गया, ये भी पता चल गया कि सेडिमेंट्री रॉक बना फिर सेडिमेंट बन गया, ये भी पता चल गया, मेटामॉर्फिस ये भी चल गया। अब ये बोल रहे कि सेडिमेंट्री रॉक फिर मैग्मा बन सकता है, मेटामॉर्फिक रॉक फिर मैग्मा बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता, अभी मैंने बोला कि कन्वर्जेंट बाउंड्री होता है, एक सबडक्शन होता है, एंड सबडक्शन को हम लोग वोल्केनिक जोन बोलते हैं। उस सबडक्शन में क्या होता है कि जो भी ओशनिक प्लेट के या कॉन्टिनेंटल प्लेट के रॉक्स हैं वो सबडक्ट होगा। ज़्यादातर ओशनिक ही होता है, बट ऐसा नहीं कि उसमें कॉन्टिनेंटल पार्ट्स भी थोड़ा बहुत नहीं जाएगा। तो ओशनिक प्लेट्स के जो रॉक हैं वो सबडक्ट हो गए, वो मेंटल में चले गए, और मेंटल में अंडर हाई हीट एंड प्रेशर वो मेल्ट हो गए, और फिर जब कंडीशन बना वोल्केनिक इरप्शन का तो यही रॉक मैग्मा और लावा के रूप में बाहर आए। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ मेंशन कि मेटामॉर्फिक रॉक भी मैग्मा में कन्वर्ट हो सकता है, सेडिमेंट्री रॉक भी मैग्मा में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रॉक साइकिल। ठीक है, चलो, एंड द लास्ट वी हैव केम इज़ अबाउट द मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं, अभी मैंने बोला मिनरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द रॉक। तो minerals are the naturally occurring substances which have a certain physical property and a definite chemical composition. तो minerals are very important to the human kind. Fuel तो कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम, ये तो हो गया फॉसिल मिनरल्स। इसके अलावा भी इंडस्ट्री में आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, जो कि अलग अलग एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं, तो डैट इज़ नोन एज द मिनरल। तो बेसिक डिफरेंस जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि रॉक्स और मिनरल्स में क्या होता है, दिस इज़ इट। तो कितना जल्दी हमने ये
टेक्निकल चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर की तरह नहीं है, थोड़ा सा आपको इसमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए एंड हमने इसको कवर कर लिया इनसाइड आवर। आई होप द क्लैरिटी आपको मिली होगी। लेट मी गो थ्रू दिस वंस अगेन, थोड़ा रिवीजन के लिए, कि सबसे पहले हमने देखा कि इंटीरियर ऑफ अर्थ क्या होता है। हमने देखा कि इसमें 3 लेयर होते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट सबसे टॉप लेयर होता है जो कि ओशनिक भी होता है, कॉन्टिनेंटल भी होता है। ओशनिक 5 किलोमीटर हाइट होती है इसकी, मतलब इसकी जो मोटाई है, एंड जो कॉन्टिनेंटल है वो 35 किलोमीटर है। मेंटल जो होता है क्रस्ट के जस्ट नीचे होता है, मेंटल 2900 किलोमीटर चौड़ा है। कोर जो होता है इनर मोस्ट पार्ट होता है और इसकी जो रेडियस है 3500 किलोमीटर की रेडियस है, ठीक है। एंड ये नाइफ से बना होता है। एंड जो कॉन्टिनेंटल है वो सियाल और सीमा होता है। सियाल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है एंड जो ओशनिक क्रस्ट है वो आपका सीमा से बना होता है। सीमा हेवियर होता है सियाल से, कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है तो सीमा सबडक्ट करता है सियाल के अंदर एंड वहाँ पे सबडक्शन जोन बनता है। यहाँ पे हमने कुछ फैक्ट देखे जो होते हैं, जो है कि पोनेंग गोल्ड माइन है, कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में। कमिंग टू कि परसेंटेज हमने बात की, तो परसेंटेज में हमने बात किया कि 1% जो है वॉल्यूम वो क्रस्ट फॉर्म करता है, 84% जो अर्थ का वॉल्यूम है वो मेंटल फॉर्म करता है एंड 15% कोर फॉर्म करता है। रॉक्स एंड मिनरल के बारे में बात कर लिए। रॉक्स बेसिकली क्या होते हैं, इट इज़ द पार्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस विच इज़ द पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर इटसेल्फ हैविंग अ सर्टेन मिनरल कंपोजिशन, उसको हम लोग रॉक्स बोलते हैं। रॉक्स 3 टाइप के होते हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड द सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक कैसे बनता है, जब मोल्टेन मैग्मा बाहर निकलते हैं और वो सॉलिडिफाई होते हैं, उससे इग्नियस रॉक बनता है। अब ये 2 टाइप का होता है, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। अगर सरफेस के अंदर ही कूल और सॉलिडिफाई हो जाता है उसको इंट्रूसिव बोलते हैं, अगर सरफेस के बाहर होता है तो उसको एक्सट्रूसिव बोलते हैं। इंट्रूसिव सरफेस के अंदर होगा तो ऑब्वियसली वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो धीरे धीरे कूलिफाई होगा एंड धीरे धीरे सॉलिडिफाई होगा, जिस वजह से जो ग्रेन्स उसके होते हैं वो मोटे होते हैं, बड़े होते हैं और हार्ड होते हैं। लेकिन वही अगर बाहर सॉलिडिफाई होता है तो टेम्परेचर बाहर कम है तो जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है, जिस वजह से उसके ग्रेन्स जो है छोटे छोटे होते हैं। तो अंदर जो सॉलिडिफाई होता है, इंट्रूसिव का एग्जांपल ग्रेनाइट है, बाहर जो सॉलिडिफाई होता है वो बसाल्ट है। एंड हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, बसाल्ट से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेडिमेंट्री। यही इग्नियस रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, टूट जाता है, तो उसको सेडिमेंट्स बोलते हैं। और यही सेडिमेंट्स विंड और वाटर की वजह से इधर उधर फ्लो करती है एंड फ्लो जब करती है तो अपने साथ प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबको कंपोज कर लेती है और हार्डन हो जाती है, तब सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। एंड यही इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक अलग अलग हीट और प्रेशर की वजह से उसमें जो केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है उसकी वजह से मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है, ठीक है। तो जो हमारा रेड फोर्ट है वो रेड सैंडस्टोन से बना है, जो हमारा ताजमहल है वो वाइट मार्बल से बना है, जो कि है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। अब यही जो रॉक है ये आपस में फेर बदल करते हैं और एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इग्नियस मेटामॉर्फिक में भी कन्वर्ट हो सकता है और इग्नियस आपका सेडिमेंट्री में भी कन्वर्ट हो सकता है। सेडिमेंट्री आपका मेटामॉर्फिक में भी कन्वर्ट हो सकता है, मेटामॉर्फिक आपका सेडिमेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। बट मेटामॉर्फिक इग्नियस में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि इग्नियस रॉक कहाँ से बनता है, मैग्मा से बनता है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट प्रोसेस में देखें तो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक मैग्मा में कन्वर्ट हो सकता है एंड अगेन ये इग्नियस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो एवरी रॉक इज कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर। एंड फिर अगर लास्ट हम लोग देखते हैं कि मिनरल्स क्या होता है, तो मिनरल्स इज नथिंग बट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द रॉक, जिसका एक डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल कंपोजिशन होता है और ये अलग अलग टाइप का होता है विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ नेशन और ए स्टेट, ठीक है। तो यहाँ वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर 2। आई होप यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग इन अ वेरी डिटेल मैनर। एंड चलिए हम लोग एक्सरसाइजेस देख लेते हैं, बहुत छोटा मतलब इजी क्वेश्चंस है। तो एक्सरसाइजेस में देखो, पहला है कि व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। ऑब्वियसली यू नो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, CMC। व्हाट इज रॉक, यू नो, नेचुरली सब्सटेंस विच इज़ द पार्ट ऑफ द क्रस्ट, उसको रॉक बोलते हैं। 3 टाइप ऑफ रॉक, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव, बहुत अच्छे से। विथ इन द क्रस्ट तो इंट्रूसिव, आउटसाइड द क्रस्ट तो एक्सट्रूसिव। व्हाट डू मीन बाय द रॉक साइकिल, एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन होना इज नोन एज द रॉक साइकिल। इग्नियस सेडिमेंट्री में हो गया, इग्नियस मेटामॉर्फिक में हो गया, मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री में हो गया, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में हो गया, ठीक है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक, डिफरेंट
ठीक है, बहुत सारा है, रोड बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ है रॉक्स का, मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ है। व्हाट इज़ मेटामॉर्फिक रॉक? इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जब अंडर ग्रेट हीट और प्रेशर के चेंज हो जाते हैं तो उसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। चलो अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। द रॉक विच इज़ मेड ऑफ अ मोल्टेन मैग्मा, बताओ क्या है? ऑब्वियसली इग्नियस रॉक। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, कोर, गोल्ड, पेट्रोलियम, कोल्स, ये क्या है? रॉक है, रॉक है, मिनरल है, फॉसिल्स है, बताओ। दिस इज मिनरल्स। फॉसिल्स क्या है? फॉसिल रॉक आप बोल सकते हो, बट फॉसिल अपने आप में क्या है? अपने आप में इट इज़ द डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग फॉसिल्स बोलते हैं। ठीक है, रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स कौन करता है? देखो, सेडिमेंट्री रॉक करता है। अब बोलोगे मेटामॉर्फिक क्यों नहीं करता फॉसिल्स? मेटामॉर्फिक रॉक का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे नहीं होता है, इट इज़ डन अंडर वेरी हाई हीट एंड टेम्परेचर। उस हाई और हीट और टेम्परेचर में फॉसिल एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। सेम इज़ द केस ऑफ इग्नियस रॉक। उतना मोल्टेन मैग्मा, उतना हाई हीट में फॉसिल्स एग्जिस्ट करेगा? वो तो जल के राख हो जाएगा। तो कहाँ से हमें इसमें मिलेगा? तो इसमें नहीं मिलता हमें मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक में, तो हमें सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल्स मिलते हैं। थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट है, ऑब्वियसली 5 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, ये 2900 किलोमीटर चौड़ाई है, और ये तो 3500 किलोमीटर इसका सिर्फ रेडियस ही है। चलो मैच द फॉलोइंग भी कर लेते हैं। कोर, कोर क्या होता है? इनर मोस्ट लेयर, ई ऑप्शन। मिनरल्स क्या होता है? हैज़ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, डी ऑप्शन। रॉक क्या है बताओ? अर्थ सरफेस यूज फॉर रॉक एंड बिल्डिंग। अर्थ सरफेस तो आपका लिथोस्फीयर हो गया, क्रस्ट हो गया, यूज फॉर रॉक्स एंड बिल्डिंग, तो बी हो गया। एंड जो क्ले क्या है? क्ले जब मेटामॉर्फिस होता है तो वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको एफ बोलो। सियाल क्या है? इट इज़ मेड ऑफ द सिलिकॉन एंड अमोनिया। क्या बना रहता है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड ऑफ सियाल, तो ये हो गया सी आपका। ठीक है, कितना इजी हो गया। तो वी आर वाइंडिंग अप दिस सेशन। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 ज्योग्राफी। ठीक है, गिव मी योर फीडबैक्स एंड शो मी योर इंगेजमेंट ऑन इट। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन इट विल गिव मी द मोटिवेशन टू डू मोर। ठीक है, एंड कुछ भी सजेशन हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, लाइक लास्ट टाइम मुझे मिला था कि आप मैम थोड़ा हिंदी यूज़ कर लीजिए। आई होप मैंने इसमें थोड़ा हिंदी यूज़ किया हो, क्योंकि अब्रप्टली अगर कोई चेंज लाना हो तो इतना जल्दी नहीं होता है। मैं धीरे धीरे ट्राई करूँगी कि मैं ज़्यादा हिंदी यूज़ करूँ। ठीक है, उसी तरह अगर कुछ भी सजेशन हो यू कैन गिव मी। अच्छा भी लग रहा है देन गिव मी द फीडबैक एज वेल। ठीक है, एंड थोड़ा इंगेजमेंट दिखाओ। मतलब अगर मैं स्ट्रैटेजी वाली वीडियो डालती हूँ तो आप लोग तो बहुत देखते हो, मतलब सिर्फ स्ट्रैटेजी जानना रहता है, पढ़ना नहीं होता ना आप लोगों को। तो प्लीज़ पढ़ो भी। ठीक है, खुद से भी पढ़ रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली, इफ़ यू गेट मोटिवेटेड फ्रॉम माई वीडियो कि हाँ NCERT कवर करना है, देन डेफिनेटली गिव योर फीडबैक्स टू मी। ठीक है, तभी मुझे भी फिर इंकरेजमेंट मिलेगा कि हाँ दैट यू गाइज आर लाइकिंग द वीडियो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा ऑब्वियसली। ठीक है, एंड NCERT का लेक्चर जैसे मैंने बोला है साइंस के लिए वो ऐप पे जा रहा है, संकल्प बैच का पार्ट है, संकल्प 2.0 12 मई से स्टार्ट हो रहा है, यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट। एंड उसका मेन फीचर ये भी है कि आपको उसके साथ टेस्ट भी मिल रहा है। टेस्ट इज़ नॉट लाइक कि आपको सिर्फ लाइक 10 टेस्ट हमने दे दिया, हम लोग डेली क्विजेस भी कराते हैं, बिकॉज वो मेंटरशिप बैच है। तो आपको डेली बेसिस पे जो टारगेट मिल रहा है, मान लो आज आपको 3 स्लॉट में हम लोग इसको करवा रहे हैं, तो 3 स्लॉट में जो आपको सब्जेक्ट है उसमें मान लो आपने 3 टॉपिक्स किया, उस 3 टॉपिक का आपका डेली क्विज चलता है ऑन द ऐप इटसेल्फ, जिसमें 30 क्वेश्चंस हम लोग देते हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली आपके पास 2.5 महीने के अराउंड है, 2.5 से थोड़ा कम हो जाएगा, 12 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप सोच लो कितना क्वेश्चन आप डेली बेसिस पे कर लोगे। साथ ही साथ आपका इसका वीकली टेस्ट होता है जो कि सेक्शनल टेस्ट होता है आपका। एंड देन उसके बाद आपका टेस्ट हम अलग से हमने टेस्ट सीरीज़ एक बना के रखी कि लास्ट मोमेंट पे आपका, लास्ट मोमेंट लाइक जुलाई में है ना आपका, तो हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम द मिड ऑफ द जून इटसेल्फ। तो इस टेस्ट में आपको 10 टेस्ट है, 6 सेक्शनल और 4 फुल है। एंड सेक्शनल में ऐसा नहीं कि 30-50 क्वेश्चन है, डेली क्विज में 30 क्वेश्चन है, बट सेक्शनल में 150 क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, एंड जो BPSC का चेंजिंग पैटर्न है उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ई ऑप्शन आपको डाला गया है, ई ऑप्शन को आपको टिक करना है, उसी तरीके से हमने OMR को भी चेंज कर दिया है। तो ये सारी चेंजेस हमने अकॉर्डिंग टू द BPSC कर ली है, सो दैट जो भी प्रैक्टिस आपको करनी है यहीं पे आप कर लो। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव बैच। मेंटरशिप के साथ साथ आपका सिलेबस कवरेज हो रहा है, आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, सारे टॉपिक्स के लेक्चर्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस,
साइंस एंड ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी कराया जाएगा। एज आई मेंशन अर्लियर, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी नहीं जरूरी है, तो उसको क्यों करना है? वी विल फॉलो द स्पेक्ट्रम, वी विल फॉलो द लक्ष्मीकांत, वी विल फॉलो द करंट अफेयर्स एंड द करंट अफेयर्स लेक्चर आर गोइंग ऑन एंड द मेन फीचर इज दैट डेली करंट अफेयर्स हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वेरी कॉम्प्रहेंसिव, नेशनल, इंटरनेशनल एंड द बिहार करंट अफेयर्स इंक्लूडेड इन इट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव स्टडी होगा एंड प्रॉपर जो आपका 2.5 महीना बचा है फुल्ली यूटिलाइज होगा। इट विल बी वेरी प्रोडक्टिव फॉर यू एंड इस तरीके से पढ़ोगे एंड उसका एक प्रॉपर रिवीजन प्लान भी रखोगे, कैसे नहीं होगा आपका प्रीलिम्स। ठीक है, तो जितना टाइम रहता है ना उसको बहुत अच्छे से प्लान करके पढ़ना चाहिए, तभी मेरा रिजल्ट होता है। ठीक है, तो फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट द टीम नंबर एंड इसका डिटेल तो मैंने बता ही दिया। स्टिल यू वांट टू नो मोर अबाउट इट तो मैं GS हब का जो साइट का लिंक है वो मैं डाल दूँगी आपके लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। गिव मी योर फीडबैक्स इन द कमेंट्स एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।